तो फ्रेंड्स ये आपके सामने है एसए 200 जिसका आप देख सकते हो कि नाम है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसएस। तो ये हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव का स्टैंडर्ड्स है। तो सबसे पहले सर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये ऐसे क्या बोलता है कि ऑडिटर शुड ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस क्या दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है दीज आर फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट्स वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, सो दैट इट इनेबल्स द ऑडिटर टू एक्सप्रेस ओपिनियन किस चीज पे कि फाइनेंशियल जो है दैट इज एज पर एफआर मींस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एंड इफ रीजनेबल एश्योरेंस पॉसिबल नहीं है एंड क्वालिफाइड ओपिनियन सफिशिएंट नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, या डिस्क्लेमर देना पड़ेगा या फिर विड्रॉ करना पड़ेगा। और सॉरी ऑब्जेक्टिव में क्या है, दो चीजें, एक तो रीजनेबल एश्योरेंस लो और दूसरा अपनी रिपोर्ट करो और कम्युनिकेट करो एज पर स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट्स। तो सर ऐसे दोस्तों के ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फ्री फ्रॉम स्टेटमेंट है, सो दैट ऑडिटर कैन एक्सप्रेस ओपिनियन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है एज पर एफआरएफ है, एंड दूसरा रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट एज पर एसएल। तो इसका ऑब्जेक्टिव है। अब इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या है सर, ये चीजों से डील करता है। क्या एथिकल रिक्वायरमेंट्स से कंप्लाई करना है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना है, ऑडिटर को प्रोफेशनल जजमेंट करना है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने हैं, कंडक्ट ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स एंड अदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल इसमें कवर करता है। सर क्या एथिकल रिक्वायरमेंट्स, ये क्या बोलता है कि ऑडिटर जो है उसको कंप्लाई करना है दो चीजों से, किससे, एथिकल रिक्वायरमेंट्स से और इंडिपेंडेंस से। एथिकल रिक्वायरमेंट क्या होती है, हमने एसक्यूसी 1 में भी देखी थी, स्कोपी, COPPI कॉपी, जिसमें क्या आएगा, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर और इंटीग्रिटी। इनकी जो डिटेल है ये आपको प्रोफेशनल एथिक्स के चैप्टर में मिलती है। और दूसरा इंडिपेंडेंस। अब सर इंडिपेंडेंस में क्या आ रहा है, ये कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंस होनी चाहिए बोथ माइंड की और अपीयरेंस की, आप एक्चुअल में भी इंडिपेंडेंस होने चाहिए और आप दिखने में भी इंडिपेंडेंस होने चाहिए। दूसरा इंडिपेंडेंस से क्या होता है सर, इट इनहांस एबिलिटी ऑफ इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ठीक है जी, आपका इंडिपेंडेंस का नेक्स्ट टर्म है आपका प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तो सर ये क्या बोलता है, अब इसकी अगर आपको डेफिनेशन याद करनी हो तो ये होता है कि मीनिंग तीन चीजों का होता है, कि क्या मीनिंग क्या होता है इसका सर, आपका एटीट्यूड होना चाहिए। कैसा एटीट्यूड, एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड, अलर्ट टू कंडीशन इंडिकेटिंग मिसस्टेटमेंट एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंसेस। ये आपका क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए। कोई भी ऐसी कंडीशन है जो आपको इंडिकेट करेगी कुछ ना कुछ गलती मिसस्टेटमेंट हो सकती है, उसके प्रति अलर्ट रहो, और जो भी एविडेंसेस आपने इकट्ठे किए हैं उनका असेसमेंट जो करना है, उनको चेक करना है, वो क्रिटिकली मतलब ध्यान से चेक करना है। तो ये आपका डेफिनेशन है इसका। अब सर रिक्वायरमेंट क्या है, स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको परफॉर्म ऑडिट विद स्केप्टिसिज्म, बिकॉज स्केप्टिसिज्म से करने से क्या होगा, इट रिड्यूसेस रिस्क ऑफ ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, कि कुछ अनयूजुअल होगा तो वो आपकी पकड़ में आ जाएगा। ओवर जनरलाइजिंग, किसी चीज को आप ओवर जनरलाइज नहीं करोगे, एंड यूजिंग इन एप्रोप्रिएट अजम्पशन यूज करने से भी बचोगे। इसका मतलब क्या, मतलब इसमें क्या क्या होता है कि इट इंक्लूड्स बीइंग अलर्ट टू, किन किन चीजों के प्रति अलर्ट रहना है, अलर्ट टू कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंसेस, क्वेश्चन ऑन रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फ्रॉड इंडिकेशन एंड नीड ऑफ एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है जी, तो ये है आपका प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। इसके बाद आता है सर आपका प्रोफेशनल जजमेंट। तो ये क्या बोलता है, अब इसकी भी डेफिनेशन है। इसका मीनिंग क्या है सर, आपको तीन चीजों को अप्लाई करना है। मीनिंग क्या, एप्लीकेशन ऑफ योर ट्रेनिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद इन कंटेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग ऑडिटिंग एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। सही डिसीजन लेने के लिए आपको अपने ट्रेनिंग नॉलेज एक्सपीरियंस का यूज करना है विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग ऑडिटिंग एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स। ठीक है जी। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि प्रोफेशनल जजमेंट के बारे में ऐसे आपको क्या बोलता है कि सर एक्सरसाइज थ्रू आउट द ऑडिट, प्लानिंग हो चाहे परफॉर्मिंग हो, आपको प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करना है। एंड जजमेंट रिक्वायर्ड इन डिसाइडिंग, अब ये अलग से क्वेश्चन बनता है इसका जनरली कि किन किन मैटर्स में आपको प्रोफेशनल जजमेंट की नीड पड़ती है। तो क्या, मटेरियलिटी डिसाइड करने में, ऑडिट रिस्क डिसाइड करने में, ऑडिट प्रोसीजर्स का एनटीई नेचर टाइमिंग एक्सटेंड डिसाइड करने में, सफिशिएंट अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, क्या प्रोसीजर परफॉर्म करे वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट है या नहीं है, इवैल्यूएट एफआरएफ एप्लीकेबिलिटी की इस फाइनेंशियल्स पे ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है या नहीं है, एंड ड्राइंग कंक्लूजन, एविडेंसेस के बाद उस पर कंक्लूजन ड्रॉ करने में भी आपकी जजमेंट यूज होती है। तो ये आपको प्रोफेशनल जजमेंट है। ठीक है जी। फिर आता है आपका सर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड ऑडिट रिस्क। ये क्या बोलता है, ये ऑडिटर को बोलता है कि आपको ऑब्टेन करने हैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, जिसको मैंने साई टर्म यूज किया है। कितने एविडेंस ऑब्टेन करने हैं, सो दैट टू रिड्यूस रिस्क टू लो लेवल एंड टू ड्रॉ कंक्लूजन फॉर ओपिनियन, कि आपके पास इतने एविडेंस इनफ हो जिससे आपका रिस्क भी रिड्यूस हो जाए एंड आपके पास ओपिनियन फॉर्म करने के लिए आप कंक्लूजन भी बना पाओ, कंक्लूड कर पाओ। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, सफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी भी सही होनी चाहिए। ऑडिट रिस्क के बारे में क्या बोलता है, ऑडिट रिस्क क्या होता है कि सर रिस्क ऑफ इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मिसस्टेटेड। तो ऑडिट रिस्क क्या होता है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत हो लेकिन ऑडिटर उनको बोल दे कि ये सही है, तो वो जो रिस्क है वो ऑडिट रिस्क होता है। ऑडिट रिस्क
किस किस चीज का फंक्शन होता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इनटू डिटेक्शन रिस्क। पहली बात तो फाइनेंशियल्स में गलती होने के कितने चांस है, रिस्क ऑफ मटेरियल। दूसरा डिटेक्शन रिस्क, उसको फिर ना पकड़े जाने का कितना रिस्क है, ना पकड़े जाने के कितने चांस है। तो ये मिलाकर बनता है आपका ऑडिट रिस्क। तो ये आपका एविडेंसेस। उसके बाद नेक्स्ट आता है सर कंडक्ट ऑडिट एज पर एसए। ये क्या बोलते हैं, तो ये क्योंकि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव का स्टैंडर्ड, तो ये क्या बोलते हैं कि आपको जो ऑडिट करनी है वो बाकी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डेंस में करनी है। पहले कंप्लाई विद रेलेवेंट एसेज, रेलेवेंट पे स्टार मार्क है। रेलेवेंट का मतलब क्या, रेलेवेंट कब माना जाएगा एक स्टैंडर्ड, जब वो एसे इफेक्टिव है, मतलब स्टैंडर्ड इज इन इफेक्ट एंड जो सर्कमस्टांसेस से वो स्टैंडर्ड डील करते हैं वो सर्कमस्टांसेस आपके ऑडिट में एग्जिस्ट करते हैं, इन दैट केस दैट एसे विल बी रेलेवेंट। तो कंप्लाई विद रेलेवेंट एसेज। तो इसमें क्या, ऑडिटर शुड ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एसे एंड रिपोर्ट कंप्लायंस विद एसे ओनली व्हेन एक्चुअली कंप्लाइड। मतलब आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की अंडरस्टैंडिंग लेनी है और आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये तभी मेंशन करना है कि मैंने स्टैंडर्ड से कंप्लाई किया जब आपने एक्चुअली उस स्टैंडर्ड से कंप्लाई किया। कॉपी पेस्ट नहीं करना कि भाई ठीक है मैंने इसी से कंप्लाई किया जबकि आपका उसमें यूज भी नहीं था। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल एसेस कंप्लाई टू अचीव ओवर ऑब्जेक्टिव। दैट मीन्स कि हर एक स्टैंडर्ड से आप कंप्लाई करते हो, क्योंकि हर स्टैंडर्ड में एक ऑब्जेक्टिव होता है। हर एक ऑब्जेक्टिव, हर एक स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव अचीव करते जाओगे तो आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। फिर क्या करेगी, कंप्लाई विद रेलेवेंट रिक्वायरमेंट्स। अभी कह रहे कि स्टैंडर्ड्स की सभी रिक्वायरमेंट्स आपको कंप्लाई करना है अनलेस या तो एंटायर स्टैंडर्ड रेलेवेंट नहीं है, फिर तो क्या ही कंप्लाई करोगे। दूसरा, कोई एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है वो रेलेवेंट नहीं है आपके लिए, या फिर आपको डिपार्ट करना पड़ रहा है किसी रिक्वायरमेंट से इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, अदरवाइज आपको कंप्लाई करना है स्टैंडर्ड से, ठीक है ना। ये कह रहे अगर आप ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पा रहे हो, ऑडिट का जो ऑब्जेक्टिव था आपका एंगेजमेंट का, वो अगर फेलियर टू अचीव ऑब्जेक्टिव, तो आपको इवैल्यूएट करना है कि फेलियर प्रिवेंट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। किसी एक स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहा है तो उससे आप पहले तो ये डिटरमिन करना है कि क्या इससे मेरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव भी प्रिवेंट हो रहा है एंड रिक्वायर मॉडिफाइड ओपिनियन या विड्रॉल, और इससे इतना बड़ा इंपैक्ट आ रहा है कि मुझे या तो ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़ेगा या विड्रॉ करना पड़ेगा, एंड जो भी मैटर उसको डॉक्यूमेंट द मैटर, ठीक है जी। सर फिर आपका अदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल ऑफ ऐसे 200, ये भी ऐसे 200 का ही पार्ट है। सर ये क्या बोलते हैं कि ऑडिट का स्कोप क्या होता है, तो स्कोप ऑफ ऑडिट इज की ऑडिटर की जो ओपिनियन होती है सर वो डील करती है विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरएफ, ठीक है जी। तो ऑडिटर की जो ओपिनियन है दैट डील्स विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इट इज कॉमन टू ऑल ऑडिट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इट डज नॉट एश्योर फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ एंटिटी और एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस ऑफ एंटिटीज अफेयर्स। इस पॉइंट पे अलग से क्वेश्चन बनता है, वो बोलते हैं कि ऑडिटर ने जो है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में अनक्वालिफाइड ओपिनियन दिया था, मतलब क्लीन ओपिनियन दिया था, उसके बाद भी एंटिटी बंद होगी तो लोगों ने ऑडिटर को ब्लेम किया कि भाई ये ऐसे कैसे। तो आप ये कह सकते हो कि ऑडिटर की जो ओपिनियन दैट डज नॉट एश्योर फ्यूचर वायबिलिटी, ऑडिटर की क्लीन ओपिनियन डज नॉट मीन कि जो एंटिटी वो चलती जाएगी या फिर उसने ऑपरेशन बड़े अच्छे से परफॉर्म किए हैं। नेक्स्ट, ये क्या कह रहा है कि हालांकि ओपिनियन ये होती है लेकिन लॉ या रेगुलेशन जो है दैट मे रिक्वायर द ऑडिटर टू प्रोवाइड ओपिनियन ऑन अदर मैटर्स। हमने क्या बोला, ओपिनियन वैसे तो फाइनेंशियल्स पे होती है बट लॉ या रिक्वायरमेंट जो है वो कह सकते हैं ऑडिटर को कि आप अदर मैटर्स पे भी ओपिनियन दो, फॉर एग्जांपल इंटरनल कंट्रोल्स पे या कोई मैनेजमेंट रिपोर्ट है उसकी कंसिस्टेंसी पे विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है जी। ये आपका स्कोप ऑफ ऑडिट होता है। फिर आता है आपका रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है आपका, ये कहते हैं कि दो लेवल पे एग्जिस्ट करता है, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे या असर्शन लेवल पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का मतलब क्या है कि जो आपको पूरी फाइनेंशियल ही आपकी गलत है तो उसका परवेसिव उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा जो अफेक्ट करेगा मैनी असर्शंस को, काफी चीजें गलत। फॉर एग्जांपल आपने इंड एस बनाना था और आपने एएस के हिसाब से बना दी फाइनेंशियल, तो उसका पूरे फाइनेंशियल लेवल पे इंपैक्ट आ रहा है और वो काफी असर्शंस, काफी चीजों को इंपैक्ट करेगा। दूसरा होता है असर्शन लेवल का रिस्क, दैट मीन्स पूरे फाइनेंशियल गलत नहीं है, कोई एक असर्शन, दैट मीन्स कोई ट्रांजैक्शन गलत है, कोई अकाउंट बैलेंस गलत है, कोई डिस्क्लोजर गलत है। असेस्ड टू डिसाइड, तो इसको असेस किया जाता है डिसाइड करने के लिए कि मुझे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए। असर्शन लेवल के रिस्क में दो कंपोनेंट्स होते हैं, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। इनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है जी। इनहेरेंट रिस्क क्या होता है कि भाई उस इंडस्ट्री का नेचर ऐसा है कि उसमें इनहेरेंट इतना रिस्क होता ही होता है। और फिर कंट्रोल रिस्क कि इंटरनल कंट्रोल्स उसको सही ना कर पाए, उस चीज का रिस्क, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर के जो स्टैंडर्ड्स है वो इन दोनों को मिलाकर के कलेक्टिवली बोलते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब आता है सर प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये क्या बोलते हैं कि ऑडिट जो है वो कंडक्ट करी जाती है इस प्रेमाइस पे, इस अजम्पशन पे, ऑडिट कंडक्टेड ऑन प्रेमाइस दैट मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी इज रिस्पॉन्सिबल। ये मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या, प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरएफ which should be free from misstatement including डिजाइन, इंप्लीमेंट, मेंटेन, इंटरनल कंट्रोल। तो हम ऑडिट जो कंडक्ट करते हैं वो इस अजम्पशन पे कि इट इज द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या, प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड डिजाइन, इंप्लीमेंट एंड मेंटेन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। नेक्स्ट, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या उनकी, नेक्स्ट की प्रोवाइड द ऑडिटर, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद ऑल द इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, मैटर्स जो भी रेलेवेंट ऑडिट के लिए
कोई इन्फॉर्मेशन दैट इज रिक्वेस्टेड बाय द ऑडिटर एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्संस विद इन द एंटिटी किसी एम्प्लॉय से, किसी लॉयर से, किसी से विद इन द एंटिटी अगर ऑडिटर को पूछना है तो उसको अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना चाहिए। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एफआरएफ, आप पे क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लगेगा वो भी जिम्मेवारी मैनेजमेंट की है। प्रिपेयर प्रेजेंट एफआरएस एज पर एफआरएफ, वो तो ऊपर देख लिया हमने, और डिस्क्राइब एफआरएफ इन एफआरएफ, इसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए कि आप क्या फ्रेमवर्क आपने यूज किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ये आपका प्रिपरेशन। अब आते हैं इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, इस पे बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेटिवली बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या होते हैं? सबसे पहले हम कह रहे हैं कि ऑडिटर जो है वो कैन नॉट, नहीं कर सकता और नॉट एक्सपेक्टेड टू ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस एंड रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू जीरो। ऑडिट रिस्क को जीरो नहीं कर सकता ऑडिटर, क्यों? ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन। अब लिमिटेशन क्या है सर? वैसे 4 लिमिटेशन है, इसका मैंने आपको वो बनाया है फाबो, क्या FABO फाबो, दैट मीन्स एफ से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की। सर ये 4 लिमिटेशन में पहला है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कि भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही ऐसी चीज है कि उसमें जो है एफआरएफ के अकॉर्डिंग अगर फाइनेंशियल बनाते हो उसमें बहुत सारी जगह जजमेंट्स इन्वॉल्व होती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है उनका इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व होता है, तो उसमें जजमेंट इन्वॉल्व होती है। एफ ए से क्या सर? आपका ऑडिट प्रोसीजर, की नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर का नेचर क्या होता है कि सर मैनेजमेंट हो सकता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रही, या फिर जो आपने एविडेंस लिया वो फ्रॉड के लिए इनइफेक्टिव है, या फिर एंड ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। सो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स के कारण भी ये एक लिमिटेशन ऑडिट की। बी से सर बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट, कि जब एक्सपेक्टेशन ऑफ रीजनेबल टाइम एंड कॉस्ट, जब क्लाइंट एक्सपेक्ट करते हैं कि आप फटाफट कम टाइम में और कम कॉस्ट में ऑडिट करके दे दोगे, इसके कारण क्या होता है? टेस्ट चेकिंग, ऑडिटर जो है वो 100% एविडेंसेस चेक नहीं करता, वो टेस्ट चेकिंग पे रिलाई करता है। उसे अदर मैटर्स अफेक्टिंग लिमिटेशन। अब अदर मैटर्स में क्या क्या हो सकता है सर? कि फ्रॉड इन्वॉल्विंग सीनियर मैनेजमेंट, जहां पे सीनियर मैनेजमेंट ही इन्वॉल्व है वहां पे तो फ्रॉड पकड़ना और भी मुश्किल है। दूसरा रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप या ट्रांजेक्शन है, तो वहां पर फ्रॉड के चांसेस ज्यादा होते हैं। नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, तो अगर आपने नॉन कंप्लायंस किया लॉज एंड रेगुलेशन से, और फ्यूचर इवेंट अफेक्टिंग गोइंग कंसर्न। तो सर ये था आपका एसए 200। आई होप आपको समझ में आ गया है थोड़ा सा कि आपको इस चार्ट को किस तरह से रेफर करना है और कैसे इसको पढ़ना है। विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।